हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, जैसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आपको कुछ ही चीजें याद रखनी है समझने के लिए। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में टोटल 5 चीजें याद रखनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहले जो आप बाहर से देख रहे हो बेटा, ये वाला पोर्शन, दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देन आपको जो ये अंदर से दिख रहा है बेटा, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बाहर वाली मेम्ब्रेन, उसके अंदर दूसरी मेम्ब्रेन है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। देन इन दोनों के बीच में अगर आप देखो, इन दोनों के बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है, राइट? दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको जो कुछ भी दिख रहा है बेटा, ये वाला कंपार्टमेंट, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई? 4। और फिफ्थ कंपोनेंट क्या है? यहां पे आपको दिख रहा है इस इनर मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी इज प्लूरल, क्रिस्टा इज सिंगुलर। ओके, सो दीज आर द क्रिस्टी। तो बेटा 5 कंपोनेंट हो गए, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट एंड क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है बेटा? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट है बेटा, इसका दूसरा नाम है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेगा, इट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। जो किस किस के बीच में है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस है, जो कंपार्टमेंट है, दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। दोनों नाम इसी चीज के हैं। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट जो है बेटा, अंदर वाला मेजर वाला पोर्शन, इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपको सुनने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म में। जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे, कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मींस ये जो अंदर वाला बड़ा सा कंपार्टमेंट है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट है। क्लियर? तो हमारे 5 कंपोनेंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट। और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। इसको मैं शॉर्ट में OMM लिख रही हूं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है? ये अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये बीच वाला स्पेस क्या है? ये बीच वाला स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर वाला क्या है? मैट्रिक्स। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
तो सबसे पहली चीज जो आप इसके बारे में याद रखोगे, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो सेपरेट करती है, इसको मैं लिख भी देती हूं, इट सेपरेट्स द इंटरनल contents of mitochondria from the साइटोप्लाज्म। तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो सेपरेट करती है इस माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है बेटा? ये एक सेल के अंदर है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है, साइटोसॉल है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, राइट? तो ये इस साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करता है। क्लियर? सो दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, इट सेपरेट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये कितना मोटा है, इसका थिकनेस कितना होता है? इट इज अबाउट 6 to 7 नैनोमीटर थिक। ओके, अच्छा, बना किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका बना है बेटा? हमारे मेम्ब्रेन्स किसके बने होते हैं? जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा तो हमने क्या बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है उसी का हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन भी बना होगा। तो इसका कंपोजिशन भी सेम होगा, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये दो चीजों का बना होगा, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। So you can say that it is structurally similar to eukaryotic cell membrane. Okay? Now और एक important चीज जो आप इसके बारे में याद रखोगे वो ये कि it is smooth. ये smooth होता है और ये permeable होता है। जो ये permeable है बेटा, मैं इसको मार्क कर रही हूं क्योंकि ये बहुत 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 important है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज रिलेटिवली परमिएबल। परमिएबल क्या होता है? जो चीजों को अपने आर पार आने जाने दे। और जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है इट इज रिलेटिवली परमिएबल। इन फैक्ट इट इज परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस। फॉर एग्जांपल एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, या आप जनरल कह सकते हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनका साइज लेस देन 5 किलो डाल्टन होगा, उन मॉलिक्यूल्स को हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन इजीली अलाउ करता है, अपने आर पार जाने देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बेटा, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स जैसे। क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर्स जैसे। ये पोर्स क्या है बेटा? ये है प्रोटीन्स। ये असल में है चैनल्स जिनको हम कहते हैं पोरिन्स। और इन्हीं पोरिन्स की वजह से हमारा मेम्ब्रेन परमेबल बनता है। पोरिन्स क्या है? ये चैनल्स है, ठीक है? ये प्रोटीन्स है। हमारा मेम्ब्रेन किसका बना है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का। तो एक प्रोटीन इसमें यही है, पोरिन। पोरिन्स क्या है? इनका दूसरा नाम है VDAC। VDAC मीन्स वोल्टेज डिपेंडेंट anion channels. So porins are voltage dependent anion channels। और इन पोरिन्स की वजह से क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के आर पार जा पाते हैं। इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज रिलेटिवली परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स कैसे आर पार जाते हैं पोरिन्स के थ्रू? इट ऑकर्स वाया पैसिव डिफ्यूजन। तो हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसा है? ये स्मूथ होता है और परमिएबल होता है। ये परमिएबल जो इसका फीचर है ये क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है चैनल्स। कौन सी चैनल्स? वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? पोरिन्स कहते हैं। और पोरिन्स से क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन होता है, या आप कह सकते हो पोरिन्स अलाउ पैसिव डिफ्यूजन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं। तो क्या बस पोरिन्स होते हैं? पोरिन्स की वजह से तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके आर पार जाते हैं। व्हाट अबाउट बिगर मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है? तो उनके लिए मेम्ब्रेन में जैसे बाकी जगह पे सेल के पास मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्रोटीन्स लगे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो दो तरह के प्रोटीन्स, एक तो पोरिन्स और
दूसरा जो बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, आप याद रख सकते हो, टॉम कॉम्प्लेक्स। क्या? पोरेंस एंड टॉम कॉम्प्लेक्स। पोरेंस किसके लिए बेटा? छोटे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और टॉम कॉम्प्लेक्स किसके लिए? बड़े मॉलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन्स। ये जो है टॉम कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन्स का मूवमेंट कराता है अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन। टॉम का फुल फॉर्म क्या है? मैं यहां पे लिख देती हूं, टॉम कॉम्प्लेक्स। टॉम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। सो टॉम कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो क्या कराता है? ट्रांसलोकेशन कराता है। ट्रांसलोकेशन मींस बाहर से प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके उनको ट्रांसलोकेट करता है, बाहर से साइटोप्लाज्म से उनको अंदर लाता है। और ये यूजुअली कौन से प्रोटीन्स है बेटा? ये यूजुअली होते हैं प्रोटीन्स एनकोडेड बाय न्यूक्लियस। तो टॉम कॉम्प्लेक्स कौन से प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन या मूवमेंट कराता है? वो प्रोटीन्स का जो न्यूक्लियस में बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो अपना डीएनए है, और उस डीएनए से भी बहुत सारे प्रोटीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फंक्शन करते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे प्रोटीन्स लगते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स डीएनए बनाता है। कौन सा डीएनए? जो न्यूक्लियस के अंदर है, मेन जेनेटिक मटेरियल जो है एक यूकैरियोटिक सेल का। तो जो डीएनए एनकोडेड प्रोटीन्स होते हैं वो आते हैं साइटोप्लाज्म में, बन जाते हैं, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे पोरेंस है, वो सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट कराता है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनकोडेड प्रोटीन्स है जिनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? वाया दिस टॉम कॉम्प्लेक्स। तो आप ये चीज याद रखोगे कि दो तरह के प्रोटीन है। हमारा मेम्ब्रेन कैसा है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसमें दो तरह के प्रोटीन्स है, पोरेंस जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, और टॉम कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन्स, बड़े प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। कौन से प्रोटीन? जो न्यूक्लियर एनकोडेड प्रोटीन्स है। क्लियर? सो दिस इज समथिंग अबाउट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट यू हैव टू रिमेंबर। और इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये स्मूथ होता है, परमेबल होता है, इसमें पोरेंस होते हैं, इसमें टॉम कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, और ये परमेबल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा दूसरा मेम्ब्रेन भी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, वो परमेबल नहीं है। और ये फैक्ट एक नीट ट्रैप बन जाता है कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है और इनर मेम्ब्रेन क्या है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आप हमेशा के लिए याद रखोगे, इट इज परमेबल। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट इज नॉट परमेबल, इट इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू एवरीथिंग। क्लियर? तो पढ़ते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डिटेल में, कि दूसरा कंपोनेंट है हमारा। तो ये हो गया हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM। तो सबसे पहली बात, ये कहां पर है? ये अगर बाहर वाला मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर ये होता है। इट लाइज इनसाइड द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देन दूसरी चीज जो आप इसमें याद रखोगे, इट इज हाईली फोल्डेड। आप यहां पे देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ था, राइट? ये भी स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे फोल्ड्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये फोल्ड्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं क्रिस्टी। इसकी थिकनेस भी कितनी होती है बेटा? 6 to 8 नैनोमीटर थिक होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सबने पढ़ा है, राइट? इसकी सरफेस भी स्मूथ है, बट इट इज इंटरनली फोल्डेड। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिलेटेड। इट लाइज इनसाइड द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इट इज हाईली फोल्डेड and forms cristae. It is 6 to 8 nanometer thick and it has a smooth surface, but it is internally folded. Smooth surface है, लेकिन अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टी के बारे में पहले बात करते हैं। ये क्रिस्टी क्या है और क्यों है? क्या है क्रिस्टी बेटा? इनवर्ड फोल्ड्स। अगर आपसे पूछे क्रिस्टी क्या है, दीज आर द इनवर्ड फोल्ड्स ऑफ व्हाट? ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल
मेम्ब्रेन। क्या क्रिस्टी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं? कमेंट में आंसर लिखना। और इसका फंक्शन क्या है? क्रिस्टी का फंक्शन क्या है बेटा? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये क्रिस्टी का फायदा क्या है बेटा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है? जहां पे भी आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखते हो, फॉर एग्जांपल इंटेस्टिनल सेल्स में, वहां पे भी आपको फोल्ड्स मिलते हैं। वहां पे आप क्या पढ़ते हो इंटेस्टाइन्स में? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन करना है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वैसे ही यहाँ पे हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें इस मेम्ब्रेन के ऊपर होती है जिससे एटीपी बनता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और वो एटीपी जो बनता है इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से ही बनता है, इसमें लगी चीजों की वजह से बनता है। और ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशीनरी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स चाहिए जो उसको बनाते हैं। तो उस वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए फोल्डिंग्स है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी सिंथेसाइजिंग मशीनरी अकोमोडेट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा एटीपी मिले। आप ऐसे लिख सकते हो, मोर क्रिस्टी इज इक्वल टू मोर एटीपी। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया क्रिस्टी के बारे में। दो तीन चीजें ही याद रखनी है। क्रिस्टी क्या है? इनवर्ड फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा क्रिस्टी होगा उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। कैसे? वो आप आगे देखोगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एटीपी कैसे बनता है। तो ये तो हो गया क्रिस्टी के बारे में। वापस आते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दूसरे फीचर्स की तरफ। और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका, दैट इज इट्स परमिएबिलिटी। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसकी परमिएबिलिटी के बारे में आप क्या याद रखोगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल, लेकिन जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बेटा, इट इज नॉट फुली परमिएबल, इट इज हाईली सिलेक्टिव। आप कह सकते हो इट इज ऑलमोस्ट impermeable to ions या प्रोटॉन्स कह लो, इवन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, इसके आर पार चीजें नहीं जा सकती। अगर उनका साइज छोटा भी है ये उनको अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और आप याद रखोगे ऐसा फीचर इसको किससे मिलता है? इसमें प्रेजेंट है एक इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है कार्डियोलिपिन। आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है बट आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारा डिफरेंस है परमिएबिलिटी का, ऐसी कौन सी चीज है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है जो इसको ऑलमोस्ट इम्परमेबल बनाती है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन। यहाँ पर पोरिन्स नहीं होते बेटा। पोरिन्स कहाँ पे होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन में। पोरिन्स आर नॉट प्रेजेंट। और ये कार्डियोलिपिन क्या करता है बेटा? ये एक तो मेम्ब्रेन को लेस परमेएबल बनाता है, और दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो ये, जो कार्डियोलिपिन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टेबलाइज करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसी से तो हमारा एटीपी बनता है। वो स्टेबलाइज कैसे होता है? उसको स्टेबिलिटी कौन देता है? वो देता है यही कार्डियोलिपिन। तो कार्डियोलिपिन की दो फंक्शंस है। पहले तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को लेस परमेएबल बनाता है, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टेबलाइज करता है। और पोरिन्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये भी आप याद रखोगे। पोरिन्स कहां पे प्रेजेंट है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो और एक चीज जो आप याद रखोगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो है प्रेजेंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं टिम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बेटा? टिम कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आप याद रखोगे कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें टिम कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या है? टॉम कॉम्प्लेक्स। आप कैसे याद रखोगे? टॉम एंड टिम। ओ फॉर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर आप याद रखो। तो आउटर मेम्ब्रेन में टॉम है, और आई फॉर इनर। तो हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में टिम कॉम्प्लेक्स है। होता क्या है? जो प्रोटीन्स आए जिनका टॉम कॉम्प्लेक्स ने बाहर वाले मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकेशन कराया, उनको अब अंदर लाया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
मेम्ब्रेन के अंदर तो लाया, अब उनको मैट्रिक्स में जाना है तो उनको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को भी पार करना है, लेकिन वो तो इम्परमेबल है, वो तो इनको अपने अंदर नहीं जाने देगा। तो यही कॉम्प्लेक्स जो टिम कॉम्प्लेक्स है ये काम करता है इन एसोसिएशन विद टॉम कॉम्प्लेक्स। आप ऐसे कह सकते हो जो प्रोटीन्स टॉम कॉम्प्लेक्स से आते हैं वो हैंड ओवर किए जाते हैं टिम कॉम्प्लेक्स को, और वो उनका ट्रांसलोकेशन कराता है, उनको मूव करता है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो टिम कॉम्प्लेक्स, टॉम कॉम्प्लेक्स ये आप याद रखोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कार्डियोलिपिन, जिसकी वजह से ये लेस परमेबल बनता है, और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टेबलाइज होती है। और परमेबिलिटी के बारे में आप क्या याद रखोगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको मैं बार बार मार्क भी कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि नीट में पूछेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे परमेबिलिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप हमेशा के लिए याद रखो, आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल, इनर मेम्ब्रेन इज नॉट दैट परमेबल, इट इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल, बस ये कुछ चीजों को ही छोड़ता है अंदर। ठीक है? तो आयंस हो गए, प्रोटॉन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनके लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें आपने क्रिस्टी देखा और इसके जनरल फीचर्स देखे। अब इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है? एंड दीज आर द क्रिस्टी, दिस इज द inner mitochondrial membrane, and these finger like projections, these are the क्रिस्टी। यही तो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, हमने समझा, याद रखा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जनरल फीचर्स भी हमने याद रखे। ठीक है? क्रिस्टी भी हमने देखा ये क्या है। लेकिन इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो भी एटीपी हमारी सिंथेसाइज कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। कैसे? इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बेटा प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो मैं ये बना रही हूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है बेटा? ये एक, आप कह सकते हो, एक सिस्टम है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 कॉम्प्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्सेस कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकेंड, दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जो है, दीज फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होता क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो हम आगे के लेक्चर्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, जो भी आपका फूड डाइजेस्ट होता है, आपकी फूड की ऑक्सीडेशन होती है। पहले ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद वहां से जो भी हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड NADH, FADH2 जो भी बनते हैं, वो आते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते जाते हैं। और उसके बदले में होता क्या है, इस मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन्स है इनको इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लाया जाता है। और फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, तीसरे कॉम्प्लेक्स में, बदले में उसके बदले में प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो गया इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। होता क्या है यहाँ पे? क्रिस्टी का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। क्रिस्टी पे लगे होते हैं लॉलीपॉप जैसे। ये लॉलीपॉप क्या है बेटा? ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स जो है, ये क्या है? दीज आर द F0, F1 पार्टिकल्स, जिनको आप ऑक्सीजोम्स भी कहते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हो, या नॉब लाइक पार्टिकल्स भी कहते हो।
तो F0 F1 पार्टिकल्स यही है, ऑक्सीसोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और नॉब लाइक पार्टिकल्स। तो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो F0 F1 ऑक्सीसोम्स कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टी पे लगे होते हैं। मेम्ब्रेन पे क्या लगा होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रिस्टी पे क्या लगे होते हैं? यही नॉब लाइक, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स। तो ऑक्सीसोम्स का क्या फंक्शन है? अगर आप इस ऑक्सीसोम को देखो बेटा, इसमें आपको एक, जैसे बिल्कुल जिस तरह से लॉलीपॉप में एक पाइप होती है, ये समझो आप, ये वो पाइप है, ठीक है, ये वो पाइप है और ये ऊपर वाला कैंडी है। तो आप ऐसे समझो, ये पाइप जो है ये यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है। तो ये F0 है और जो ये हेड है ये F1 है। F0 F1 पार्टिकल यही है। F0 क्या है? ये लॉलीपॉप का जो पाइप रहता है ये हो गया F0 और जो हेड हो गया वो हो गया F1। तो जो ये F0 है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन चैनल। उसका क्या मतलब है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, उसके बदले में क्या हुआ? प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट किया गया। अब जब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो गए तो होता क्या है? डिफ्यूजन होता है, नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा आउटर मेम्ब्रेन इनको बाहर नहीं छोड़ सकता, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनको बाहर नहीं जाने देगा, इनर मेम्ब्रेन भी इनको अंदर जाने नहीं देगा। तो ये वहां पे एक्यूमुलेट किए जाते हैं और इनका वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और उस वजह से क्या होगा? एक ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, या आप कहो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, प्रोटॉन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है और अब नेचुरल टेंडेंसी क्या है मॉलिक्यूल्स की? वो मूव करेंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मूव कहाँ से करेंगे? ये कहीं, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, मेम्ब्रेन इम्पर्मेबल है, ये इनको अंदर भी नहीं जाने देगा, ये बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये जाएंगे कहाँ से? इनके लिए बस ये एक रास्ता है बेटा, ये इस चैनल के थ्रू जाएंगे, जो ये प्रोटॉन चैनल है F0 F1 पार्टिकल का। F0 पार्टिकल जो एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में, तो इन प्रोटॉन्स के लिए बस यही एक रास्ता है, एक टनल है, एक चैनल है, जहां से ये जा सकते हैं इनटू द मैट्रिक्स। तो ये मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू दिस F0 प्रोटॉन चैनल, ओके। एंड इसी को हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। बेटा आपको ये चीजें पढ़नी है और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में भी आ गई होनी चाहिए। इसी को हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पे इस प्रोटॉन्स का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन बनता है, फिर ये मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। रास्ता एक ही है, ये F0 F1 पार्टिकल। तो ये यहाँ से मूव करता है इनटू द मैट्रिक्स। तो क्या हो जाता है? केमी ऑस्मोसिस हो जाता है और इनका मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट से क्या होता है बेटा? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें जाती है, इससे एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स की वजह से जो ये हेड है ना बेटा, ये रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। इस पे बाइंडिंग साइट्स होती है एटीपी और फॉस्फेट के लिए। आप यहाँ पे याद भी रख सकते हो, F1 क्या करता है? एडीपी और फॉस्फेट के लिए इस पे बाइंडिंग साइट्स होती है। तो जो ही ये रोटेट करता है, एज अ रोटर ये मूव करता है, उसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनता है, एडीपी और फॉस्फेट एटीपी बनाते हैं। हमें ये थ्योरी आगे पढ़नी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ऐसा एक जनरल ओवरव्यू याद रख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी चीज कैसे होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ लगा है? हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। उसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। होता क्या है? प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। फिर होता क्या है? केमियोस्मोसिस होता है, प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन मींस टुवर्ड्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये चले जाते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता है ये प्रोटॉन चैनल F0 पार्टिकल। तो यहां से ये मूव करते हैं, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, ये F1 पार्टिकल रोटेट होता है जस्ट लाइक अ मोटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है एडीपी और फॉस्फेट की बाइंडिंग के लिए। वो बाइंड हो जाते हैं और एडीपी और फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं? ये एटीपी बनाते हैं। तो हमारा एटीपी बेटा इसी प्रोसेस से आता है। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को प्लस जो ये हमारा F0 F1 के साथ जो ये हमारा केमियोस्मोसिस होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ केमियोस्मोसिस प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही तो है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप कहते हो, एटीपी बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। वो क्या है? यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस केमियोस्मोसिस, जिसकी वजह से ये F1 F0 जो हमारा ऑक्सीसोम है, ये क्या करता है? एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी बनाता है, तो एटीपी हमारी ऐसे ही बन जाती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अलोंग विद क्रिस्टी। तो क्रिस्टी पे क्या प्रेजेंट है? F0 F1 पार्टिकल, जिनको आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स भी कहते हो। जो ये F0 F1 पार्टिकल है बेटा, F0 F1 पार्टिकल को हम कॉम्प्लेक्स 5b कहते हैं। चार तो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, उसी के साथ आप कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी पढ़ते हो। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या है? यही F0 F1 पार्टिकल। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ प्लस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये क्या है? ये है F0 F1 पार्टिकल। अब क्योंकि ये एटीपी बनाता है, इसको एटीपी सिंथेस भी कहते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो इसमें याद रखने के लिए है और जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर एक चीज को आप याद रखोगे। कॉम्प्लेक्स 4 हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम और एलिमेंट्री पार्टिकल और एटीपी सिंथेस। तो ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और क्रिस्टी, क्रिस्टी भी हमारा इसी के साथ कवर हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की, विच इज द इंटर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कौन सी स्पेस है बेटा? जो हमारे दो मेम्ब्रेन्स के बीच वाली स्पेस है, इसकी बात हम कर रहे हैं। यही है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS। ये स्पेस क्या है बेटा? दो मेम्ब्रेन के बीच जो प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन and the inner mitochondrial membrane. It is called the intermembrane space. ये कितनी बड़ी होती है? ये बेटा बहुत नैरो होती है। ये बेटा 10 to 20 नैनोमीटर वाइड होती है। मीन्स ये बहुत नैरो होती है, ज्यादा स्पेस नहीं होती, बहुत कम होती है। तो आप इसको ऐसे कह भी सकते हो, इट इज अ नैरो कंपार्टमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आप याद रखोगे, इसका कंपोजिशन। ये कंपार्टमेंट है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है बेटा, ठीक है? इसमें फ्लूइड है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो आप याद क्या रखोगे? इसका कंपोजिशन, इट इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म। Why? Because of the presence of porins. पोरिन्स क्या है? वो जो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो अब जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे साइटोप्लाज्म में है बेटा, वो इन पोरिन्स के थ्रू अंदर आते हैं और इसका कंपोजिशन सिमिलर होता है टू द साइटोप्लाज्म। और ये आपसे पूछा जा सकता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का कंपोजिशन कैसा है? इज इट सिमिलर टू साइटोप्लाज्म या डिफरेंस है, कैसा है? तो आप याद रखोगे इसका कंपोजिशन इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं बेटा? इसमें एटीपी होता है, इसमें एडीपी रहता है, इसमें स्मॉल मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें रहती है वो है दिस H पॉजिटिव। ये मैं हाईलाइट करती हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेम्ब्रेन का फंक्शन ही है असल में इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाना। और प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम है कि में ऑस्मोसिस कराना। उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीसोम है वो एटीपी सिंथेसाइज करता है। तो एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जो बनता है और जो आपको याद रखना है, जो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसका पीएच बेटा कैसा होगा? बताओ, इसका पीएच कैसा होगा? इसका पीएच हाई होगा या लो होगा? मीन्स ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो आप हमेशा के लिए याद रखो, इसका पीएच हमेशा कम होगा। ये कैसा होगा? ये एसिडिक होगा।
एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्यों? मैट्रिक्स से प्रोटॉन निकल के जाते हैं कहाँ? प्रोटॉन यहां से निकलते हैं और इस मेम्ब्रेन में चले आते हैं। तो इस मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसका पीएच बहुत कम होगा एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए रिगार्डिंग एसिडिटी या पीएच वैल्यू, तो आप याद रखोगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का पीएच कम होता है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। और एटीपी सिंथेसिस में इसका क्या रोल है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या बनता है बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो द प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टोर्ड इन द intermembrane space is used to drive ATP synthesis। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आप याद रखोगे वो है इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसको आप कहते हो साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक कंपोनेंट है और ये लाई करता है टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का साइटोक्रोम सी कहां पे होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कभी सेल डैमेज हो जाती है या माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, साइटोक्रोम सी क्योंकि ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है, ये रिलीज हो जाता है इनटू साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये बहुत सारे एपोप्टोटिक पाथवेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है बेटा? इस साइटोक्रोम सी की वजह से एपोप्टोसिस हो जाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो जो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इसका रोल है एपोप्टोसिस में। हम फंक्शन में भी इस चीज को लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखना इस साइटोक्रोम सी का रोल किसमें है? एपोप्टोसिस में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो है ही, लेकिन एपोप्टोसिस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो सेल डेथ कराता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज साइटोक्रोम सी। और वो साइटोक्रोम सी कहाँ पे होता है बेटा? इसी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज लूजली attached to the inner mitochondrial membrane। So this cytochrome C, it is loosely attached to the inner mitochondrial membrane और ये lie करता है towards the intermembrane space। So these are some of the important points जो आपको याद रखने हैं regarding intermembrane space। सबसे पहले इसका composition similar to cytoplasm होता है। Why? Because of presence of porin proteins। Then इसमें एक important चीज है वो है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या करता है? इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। एंड वन मोर थिंग दैट साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट है, लेकिन ये लूजली अटैच्ड होता है टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इसका रोल किसमें है बेटा? एपोप्टोसिस में है। अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, विच इज द मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द फिफ्थ कंपोनेंट। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है बेटा? दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस थिंग इज द मैट्रिक्स, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के क्या कंपोनेंट्स है वो हम देखेंगे। तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स जो है इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस या इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक होती है और इसका पीएच अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन पीएच मींस ये बेसिक रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। वहां पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो पीएच कम होता है, यहाँ पे पीएच ज्यादा होता है। इसका अल्कलाइन बेसिक पीएच होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये नीट ट्रैप जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स क्या है बेटा? मैट्रिक्स इज अल्कलाइन and intermembrane space it is
एसिडिक। तो ये चीज आप हमेशा के लिए याद रखोगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखोगे, वो याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में देखा क्यों ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक एरोबिक बैक्टीरिया था जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगा एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के साथ। दैट्स द रीजन इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है और वो जेनेटिक मटेरियल रिजेंबल करता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ। और ये कैसा होता है डीएनए बेटा? ये होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है बेटा? इट इज डबल स्ट्रैंडेड, इट इज सर्क्यूलर डीएनए। एंड जस्ट लाइक बैक्टीरिया, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, इट इज नेकेड डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और हमारे मेन जीनोमिक डीएनए में क्या फर्क है? एक यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हमारा डीएनए नेकेड नहीं होता है लाइक बैक्टीरियल डीएनए। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं और ये एक फीचर है जो किन में पाया जाता है? बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो आप याद रखोगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, इट शोज मैटरनल इनहेरिटेंस। ये भी हमने पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको वो मिस हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देखना। नाउ वन मोर थिंग अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए। देन इसमें प्रेजेंट है राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स? इसमें प्रेजेंट है 70S राइबोसोम्स। अब आप मुझे बताओ 70S राइबोसोम्स किसका फीचर है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल का फीचर है। उनमें 70S राइबोसोम होते हैं। बोथ 70S एंड 80S आर प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। 70S कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाते हैं और उनके एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कौन से एंजाइम्स? ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखोगे। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो है एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। सबने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, जिसको आप टीसीए साइकिल भी कहते हो। इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। या अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाती है। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेब्स साइकिल, इन सब से रिलेटेड जो एंजाइम्स है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। तो ये है कुछ चीजें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के रिलेटेड। इसमें क्या प्रेजेंट है? एक तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन राइबोसोम्स और बहुत सारे एंजाइम्स। तो ये चीजें आप याद रखोगे हमेशा के लिए। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। इसमें प्रेजेंट है पोरेंस, जो क्या है? जो चैनल्स है, जिनकी वजह से क्या हो जाता है? डिफ्यूजन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स का। देन इसमें और क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम क्या कहते हैं? टॉम कॉम्प्लेक्स। देन
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस पे क्या लगा होता है बेटा? इस पे लगा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो क्रिस्टी पे लगे हुए ये डॉट्स जैसे आपको दिख रहे हैं, जिसको यहाँ पे जूम इन किया हुआ है, दीज आर द ऑक्सीसोम्स F0 F1 पार्टिकल्स। इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। देन दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, जैसे राइबोसोम्स एंड डीएनए। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का एक स्पेशल फीचर क्या है? इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, जिनकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और हमारा एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। एंड दीज फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा समझा तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।